कुछ नए मेहमान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं और आज हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन नया बैच का मतलब कुछ और नहीं, काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा सर नया बैच का मतलब क्या है। बेटा ये कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब होता है साइकिल में बैच चलना। ये इंटर तो है नहीं कि एक बार पढ़ाई ख़त्म कर ली तो इंटर छोड़ के बीएससी में चले जाओगे, ऐसा तो है नहीं। जब तक शिद्दत से तैयारी नहीं करोगे इसी चक्कर में घूमते रहोगे। कई अघोरी लोग 3-3 साल चक्कर में घूमते हैं, कई 4-4 साल घूमते हैं, कई पैशनेट बंदे होते हैं एक ही बार में इस चक्कर को ख़त्म कर देते हैं। तो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि 4-5 बार तुम्हें घूमना पड़ेगा। कितनी बार घूमना पड़ेगा ये डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हारा पैशन कितना। तो है क्या, नया बैच का मतलब कोई और नहीं है, गुमराह करने का कोई मेरा मकसद नहीं है। नया बैच का मतलब नया टॉपिक है, नया बैच का मतलब सिर्फ नया टॉपिक है। हम नए टॉपिक से एडमिशन ले लेते हैं, उसके पीछे एक लॉजिक है। नए टॉपिक से एडमिशन लेने के पीछे बच्चे को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगता है कि सर चीज़ें हैं क्या। अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन की, सर यकीन मानिए कंपटीशन में ज्वाइनिंग लेना किसी भी जॉब में इंटर से ज़्यादा आसान है। बड़ा अजीब लग रहा होगा ये बात करते हुए, वीडियो शूट हो रही है, कुछ लोग गाली भी देंगे। गाली का मतलब कुछ मास्टर ऐसे होंगे सोच रहे होंगे कितनी अजीब बात बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ सर। इंटर में जितनी आप मेहनत करते हो ना उससे 20% कम मेहनत करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। मगर सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत रहती है, जिन लोगों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो भी कंपटीशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप एनालाइज कर लीजिएगा, उनसे विजिट कर लीजिएगा। या तो उनके पास कोई बताने वाला नहीं था पहली बार में, या उन्होंने कोचिंग गलत ज्वाइन कर ली। कुल मिलाकर ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिर्फ गाइडेंस की कमी रहती है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। गाइडेंस की इसलिए कमी रहती है क्योंकि नए बच्चे को 1 साल बाद जब पेपर देता है ना तो समझ में आता है कि था क्या और हमें करना क्या था। 1 साल उसमें वेस्ट हो गए, तब उसे समझ में आता है कि कोचिंग वाला कौन क्या पढ़ा रहा था, किसको क्या पढ़ाना चाहिए था। कायदे में तो शिक्षा को व्यवसाय बनाना गलत है इंडिया में। शिक्षा को व्यवसाय बना के पैसा नहीं कमाया जा सकता, ये क्रिमिनल ऑफेंस है एक संविधान के हिसाब से। मगर आप जानते हो जो संविधान के संरक्षक हैं आज, जो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, सबसे बड़े कॉलेज उन्हीं के खुले हुए हैं। जितना बड़ा मंत्री उतना बड़ा कॉलेज उसका, उतना ही बड़ा डोनेशन उसके कॉलेज का, क्योंकि मंत्री जी का कॉलेज है। फ़र्क सिर्फ एक ही होगा, टॉयलेट में भी एसी लगी होगी। सरकारी स्कूल में बैठने वाले रूम में भी एसी नहीं लगी होगी। मंत्री जी का स्कूल होगा तो टॉयलेट में भी एसी लगी होगी, रेस्ट रूम में भी एसी लगी होगी। मतलब हर जगह उनके वीआईपी चीज़ें होंगी। फैकल्टी को 8,000 रुपये दे रहे होंगे, पढ़ाने वाला कोई भी कैसा ही हो। तो इस चीज़ को संज्ञान में इसीलिए नहीं लाया जा रहा, इसलिए व्यवसाय बनाना है, लोग अच्छा खासा पैसा कमाना है। कोचिंग एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है, आप लोग भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। किसी स्टूडेंट का कोई बहुत अच्छा टॉपिक हो, कोई मैथ बहुत अच्छी है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ एज अ गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर सकता है। दिल्ली में बहुत सारे बच्चे काम करते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में, अपनी तैयारी भी करते रहते हैं। मान लो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, क्लास के बाद बच्चों के डाउट सॉल्व करना उसे गेस्ट फैकल्टी कहते हैं, आप कर सकते हो। मगर सच्चाई सिर्फ एक ही है कि इंडिया में गाइडेंस की सिर्फ गाइडेंस की कमी है, पोटेंशियल की कमी नहीं। यानी अगर आप ओवरव्यू देखोगे किसी भी स्टूडेंट से मिल लो, स्पेशली मैं बात करूंगा यूपीएससी के स्टूडेंट से और एसएससी के स्टूडेंट से, क्योंकि थोड़ा सा टफ लेवल के एग्ज़ाम रहते हैं। स्टेट लेवल का एग्ज़ाम थोड़ा सा नॉर्मल एग्ज़ाम रहता है, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपीएसआई हो गया, एकदम बकवास एग्ज़ाम रहते हैं। बकवास का मतलब इतने टफ एग्ज़ाम नहीं रहते हैं, वनडे एग्ज़ाम रहते हैं। क्योंकि यूपीएससी में 9 पेपर देना पड़ते हैं, प्री में 2 पेपर देना पड़ते हैं, मेंस में 9 पेपर देना पड़ते हैं, ओवरऑल 11 पेपर देना पड़ते हैं। सीडीएस की हम बात करें, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सबसे बड़ा पार्ट रहता है एसएसबी इंटरव्यू का, बहुत बड़ा पार्ट रहता है अपने आप में एसएसबी इंटरव्यू का, क्योंकि एसएसबी में 5 दिन का इंटरव्यू रहता है और 5 दिन में ज़बरदस्त तरीके का इंटरव्यू चलता है। टोटल इंग्लिश आना चाहिए, इसमें हिंदी बैन होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों करा गया है, सीडीएस में स्पेशली ऐसा क्यों करा गया है कि हिंदी को बैन क्यों कर दिया गया। हिंदी कंप्लीटली बैन है, आप इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। आप किसी भी एमजी, जिसे मेजर जनरल बोलते हैं, ब्रिगेडियर कहते हैं, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, उनकी किसी की भी स्पीच सुन सकते हो, वो हिंदी नहीं बोलते देखेंगे, आपको इंग्लिश बोलते देखेंगे। उसके पीछे एक लॉजिक है, वो लॉजिक ये है, पूरे भारत का पेपर होता है, आईएएस पूरे भारतवर्ष का पेपर होता है और यूपीएससी पूरे भारतवर्ष का पेपर होता है। मान लो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को लेफ्टिनेंट बना दिया जाए जो मराठा है, तो वो मराठा में कमांड करेगा,
तो सिर्फ मराठा को समझ में आएगी, बाकी जो हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा। मान लो किसी ऐसे को बना दिया जो तमिलनाडु से है, तेलुगु आती है, तेलुगु वाला अगर कमांड करना शुरू कर दे तेलुगु में, तो उन्हीं को समझ में आएगी जो तेलंगाना से हैं, बाकी तो सब मूर्ख हैं। अरे भैया सही बात है। तो इसीलिए इंग्लिश को रिच लैंग्वेज मानते हुए, रिच लैंग्वेज का मतलब क्योंकि इंटरनेट की लैंग्वेज है, आप सभी को अच्छे से आना चाहिए, आना ही चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। मोदी जी आज 72 ईयर्स के हो चुके हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, बीए एक बार फेल हो चुके थे, दोबारा बीए करा उन्होंने, एमए भी मानते हैं करा है, सच्चाई क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पॉलिटिक्स साइंस से अब एमए करा उन्होंने आकर के, एसएससी की भी तैयारी करी है, एसएससी उन पर हुआ नहीं था, तो आज वो भी इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि रिच लैंग्वेज हो चुकी है और बहुत सारे कंट्रियों से उन्हें अपने संबंध बनाना पड़ते हैं। डेनमार्क कभी घूम के आए थे, सबसे ज़्यादा उनका यूएस घूमना रहता है, अच्छी खासी इंग्लिश बोलते हैं वो भी। आपको सीखना चाहिए, अच्छी लैंग्वेज है, इसलिए फाउंडेशन है क्योंकि पूरे भारतवर्ष का पेपर होता है। हमारे भारतवर्ष में 37 स्टेट हैं और हर स्टेट की लैंग्वेज अपनी अलग है। बिहार की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, यूपी की बिल्कुल अलग है, तेलुगु की बिल्कुल अलग है, मराठा की बिल्कुल अलग है, कन्नड़ लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, पंजाबी बिल्कुल अलग है, हरियाणवी बिल्कुल अलग है। अगर हर बंदा अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में आवाज़ देने लगेगा तो फिर तो हर एक स्पेसिफिक सोल्जर को इस एक स्पेसिफिक कमांडर देना पड़ेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज बना दी गई। दूसरा एक और भी बात है कि लेफ्टिनेंट जो पोस्ट होती है सीडीएस के बाद जो बनते हैं, उसमें क्या होता है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल को दूसरे व्यक्ति से भी बात करना पड़ती है, दूसरी कंट्री के कर्नल से भी। सोल्जर तो बात करेगा नहीं, कौन कन्विंस करता है, लेफ्टिनेंट ही करता है। मान लो चाइना का लेफ्टिनेंट है और इंडिया का लेफ्टिनेंट है, वो चाइनीज बोलने लगा हिंगजुंग, अब भाई वो कौन समझेगा हिंगजुंग क्या कहना चाहता है। यानी कि एक लेफ्टिनेंट को एक अलग से एक असिस्टेंट ले जाना पड़ेगा चाइनीज़, जो चाइनीज़ जानता हो। तो कॉमन लैंग्वेज आप इंग्लिश बोलिए, हमें भी इंग्लिश आती है, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है। जो वर्ड यूएस में इंग्लिश में मीनिंग देता है वही वर्ड चाइना में सेम मीनिंग देता है, वही वर्ड इंडिया में सेम मीनिंग देता है। मतलब इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग अलग अलग नहीं है, सेम मीनिंग है और सेम लैंग्वेज बना रखी, क्योंकि इंटरनेट की लैंग्वेज इसलिए सेम है। चाइनीज़ में उसका मतलब कुछ अलग होगा, कन्नड़ में उसका लैंग्वेज कुछ अलग होगा, इंग्लिश में उसका मीनिंग सेम होगा, आपको समझना पड़ेगा, इसलिए कॉमन लैंग्वेज है। हमारे साथ जो बात बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बच्ची सीडीएस की तैयारी कर रही, इसने 2 बार एनडीए दे दिया, बाय डिफ़ॉल्ट किसी वजह से नहीं हुआ होगा, मुझे लगता है गाइडेंस की कमी रही होगी जहाँ तक कमी है, और कोई बच्चे के अंदर कमी नहीं होगी। इसने 2 बार एनडीए दिया, नहीं हो पाए किसी वजह से। तो आप जानते हो एनडीए में 19.5 लास्ट ईयर होती है, उसके बाद एनडीए दे ही नहीं सकते आप। और खूबसूरती है एनडीए की, 1 साल में 2 बार होता है। सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो रहता है आर्मी में जाने के लिए एनडीए ही रहता है, मगर सॉरी टू से गाइडेंस की वजह से 99% बच्चों को ये पता ही नहीं कि एनडीए होता क्या। जब तक उन्हें ये समझ में आता है कि एनडीए होता क्या, तब तक वो ओवर एज हो चुके होते हैं, क्योंकि 19.5 लास्ट एज होती है, 17.5 से उसमें भर्ती शुरू हो जाती है। बिल्कुल नई उम्र का लौंडा जिसका सेविंग का एक बाल भी नहीं आता, रुआं भी नहीं आता जिसे बोलते हैं, वो भर्ती हो जाता है उसमें जाकर। जिस परिवार में स्थिति बहुत ख़राब है, ख़राब का मतलब कमाने अमाने की स्थिति बहुत बेकार रह चुकी है, उसके लिए सबसे अच्छी जॉब रहती है इंटर के बाद एनडीए कर ले, अगर उसकी लंबाई चौड़ाई सही है तो। लंबाई चौड़ाई इतना मैटर नहीं करती है जितना एक सोल्जर के लिए करती है। 1.72 सोल्जर के लिए हाइट होना चाहिए, 1.70 1.68 के आसपास। लेफ्टिनेंट कर्नल की ऐसा कुछ नहीं है, 1.65 हाइट होना चाहिए, आपका हो जाएगा। लड़कियों के लिए तो आप जानते हो नॉर्मल है, कोई 1.55 की हाइट होना चाहिए, 1.53 तक हो जाता है। अगर गोरखा वगैरह कोई है तो 5-5 सेंटीमीटर कर दो, असम के लिए गोरखा के लिए 5-5 सेंटीमीटर कम कर दो, हो जाता है। तो हमारे सीडीएस की तैयारी कराएंगे। मैं बता रहा था कि कुछ लोग भी ऐसे भी हैं भाई, सीडीएस में कई लोगों ने, देखिए इस प्लेटफॉर्म पे आने का एक मकसद और भी था, मेरा भी ज्वाइनिंग हो चुकी है एसएससी सीजीएल में 2018 और 19 वाला, 17 वाला 18 वाला, 17 वाला 18 में हुआ था, 18 वाला 19 में हुआ था। 19 में और 18 में मेरी ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग का मतलब मैंने जान पूछ के ज्वाइन नहीं करा हुआ है। सीडीएस ये जो है एक्साइज इंस्पेक्टर में जो मेरिट निकलती है, एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया था। पहली बार मैंने डिस्क्रिप्टिव नहीं दिया था भाई, क्योंकि मुझे ज्वाइन ही नहीं था। दूसरी बार मैंने डिस्क्रिप्टिव दे के देखा था, पहली बार तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था जाने का, दूसरी बार मैंने डिस्क्रिप्टिव दिया, दोनों बार मेरा हो गया था। बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब ऐसा हो गया था कि मैंने तैयारी करी थी, अनइंटेंशनली सिलेक्शन हुआ। अनइंटेंशनली का मतलब अनजाने में मैंने तैयारी नहीं करी, बिल्कुल एसएससी की तैयारी नहीं करी। हाँ इतना था, जब मैंने फॉर्म भरा, मेरी एक दोस्त थी तो उससे थोड़ी सी ऐसी बातचीत हो गई थी, उसने कहा एक ज्वाइनिंग ले लो, उसके बाद कुछ देखते रहना।
क्योंकि यूपीएससी बहुत लंबा रहता है, 18 महीने का कोर्स रहता है, तो अनइंटेंशनली मैंने इसमें फॉर्म भर दिया था एसएससी में। मेरा मैथ थोड़ा अच्छा रहा था तो मैथ के बिहाफ पे हो गया था। इस बार ये मोदी जी ने अभी पता ही होगा आप लोगों को, अभी सिलेबस चेंज कर दिया। किसका? एसएससी का सिलेबस चेंज कर दिया, जिसमें अब जीएस रीजनिंग आने लगी मेंस में। इससे पहले की अगर हम बात करें तो मेंस में 2 ही पेपर होते थे, इंग्लिश और मैथ, और सबसे ज़बरदस्त पेपर मैथ का होता था। मेरी मैथ थोड़ी ठीक ठाक थी, इतनी भी बढ़िया नहीं थी, कुल मिलाकर ठीक थी, सिलेक्शन हो गया। जितने भी स्टूडेंट मुझे वहाँ मिले और जो मेरे आस टच में हैं, ओवरऑल एक ही सबका नज़रिया था कि सर गरीबी बहुत है भारत के अंदर। तो मेरा शुरू से ये था कि यार मैं कुछ अगर बनूंगा तो भारत के लिए कुछ करूंगा ज़रूर, मतलब गर्ल्स के लिए, बच्चों के लिए कुछ नया ज़रूर करूंगा जो और लोग नहीं कर रहे हैं। तो बस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब आया कि सिर्फ पढ़ाएंगे। पढ़ाने में क्या हुआ, जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू करा तो इंग्लिश मीडियम वाले बेटा बच्चे ध्यान देंगे, और हिंदी मीडियम वाले एकदम से अपने अंदर नर्वस मत लाइए जो हिंदी मीडियम से। यकीन मानिए मैंने इंग्लिश मीडियम को बहुत पढ़ाया, कहने के लिए बस वो इंग्लिश मीडियम से। सच बताऊँ तो ना वो हिंदी मीडियम से ना वो इंग्लिश मीडियम से, ना तो उनकी अच्छी इंग्लिश होती है ना उनकी हिंदी होती है। बस एक चीज़ उनकी अच्छी होती है, उनकी झिझक खुली हुई होती है, इसलिए वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं इंटरव्यू में, नॉट रिटन। रिटन में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, रिटन में हिंदी मीडियम वाला बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बस उनकी झिझक खुली हुई होती है, इसलिए वो इंटरव्यू में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। तो जो हिंदी मीडियम से हैं एकदम से नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए आप उन बच्चों से अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। दूसरी चीज़ क्या थी, गाइडेंस की बहुत कमी थी। जब मैं स्टार्टिंग में आया था पढ़ाने, कई सारे बच्चे हमारे यहाँ आए थे, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये पता नहीं कि सीजीएल होता क्या, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये नहीं पता कि सर हमें इंटर के बाद करना क्या, आधे से ज़्यादा को ये नहीं पता ग्रेजुएशन के बाद करना क्या। कुछ मास्टर हैं जो इंटर तक कोचिंग पढ़ाते हैं, जो बीएससी तक कोचिंग पढ़ाते हैं, उनसे कहना चाहूँगा सॉरी टू से कि उन्होंने एक थीम बना रखी, पंचवर्षीय योजना है जॉब की तैयारी करना। सर एक बात बताइए, तुमने आज से पहले कभी तैयारी करी? जो मूर्ख सुन रहे हैं मुझे, पंचवर्षीय योजना जो लोग कहते हैं, इन्होंने आज तक तैयारी करी? पंचवर्षीय योजना का मतलब तुम बच्चों को नर्वस कर रहे हो, आप डिस्करेज कर रहे हो, उसे इनकरेज नहीं कर रहे हो। कम से कम अगर उसका साहस बढ़ा ना सको तो तोड़ो भी मत। आप यकीन मानिए यूथ का मतलब है, यूथ के लिए एक लैंग्वेज बोलिए स्वामी विवेकानंद ने, यूथ मीन्स अ बबल ऑफ एनर्जी, अ बबल ऑफ एनर्जी। सर लिखना नहीं है, सब समझना, सब कुछ लिखा हुआ, दैट नेवर एग्जॉस्टेड। ये स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कही थी कि यूथ का मतलब होता है, अ यूथ मीन्स यूथ एक एनर्जी का एक ऐसा बबल है, बबल समझते हो ना आप, एक ऐसा बबल है जो कभी भी थकता नहीं है। आपकी जो एनर्जी है ना आज की डेट में, इसकी कंपैरिजन किसी और एज पे किसी से हो ही नहीं सकती। आप 24 आवर्स वर्किंग कर सकते हो और आप थकोगे नहीं। यूथ की एनर्जी है, और ऐसा कि कोई यूथ है जिसके अंदर ये एनर्जी नहीं है, यकीन मानिए वो यूथ नहीं, वो अपने आप को क्या बताया जाए बर्बाद कर रहा है, भ्रम में जी रहा है, वो यूथ नहीं है। उसके पुराने पाप, उन्होंने कुछ ऐसे पाप कर रखे हैं कि उन्होंने अपनी ज़बानी को ही बुढ़ापा बना रखा है। अगर आप थक रहे हो तो ये वो एज है जिसमें थकान इंसान को होती नहीं, इसके बाद थकान शुरू होगी। यूथ का मतलब है एनर्जी ऑफ बबल। ये अगर सच बताए तो जीवन भी एक बबल की तरह ही तो है, एक एनर्जी का एक बबल है। जिस दिन एनर्जी ख़त्म, ये बबल फट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मगर यूथ की एनर्जी अपने आप में बहुत बड़ी एनर्जी होती है। आप 6 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। यकीन मानिए, कसम से बोल रहा हूँ, मेरा 5 महीने में सिलेक्शन हो गया था। 5 महीने मैंने दिल से पढ़ाई नहीं की, सिर्फ 2-2.5 घंटे पढ़ता था बस। टोटल टारगेट मेरा यूपीएससी था, मैथ अच्छी थी बस, इसलिए मैं मान सकता हूँ। चलो मेरी मैथ अच्छी थी, जिनकी मैथ अच्छी ना हो सब ज़्यादा ले लो, 11 महीने ले लो। पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब है? तो जो मास्टर ये बताते हैं सर पंचवर्षीय योजना, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, बच्चों को भविष्य बर्बाद मत करिए। ये करेंगे क्या? आप लोग करोगे क्या? मान लो सबका अल्टीमेटली टारगेट अर्निंग ही होता है ना, एक जॉब तो चाहिए ना। पंचवर्षीय योजना तुम उसे करने नहीं दोगे तो क्या आपने फैक्ट्री खोल रखी है, कंपनी खोल रखी है, इंटर के बाद उसे जॉब दे दो? महामूर्खों वाली बातें करते हो यार। मास्टरों ने कोई कंपनी थोड़ी नहीं खोल रखी है जो इंटर के बाद जॉब दे देंगे। सर गवर्नमेंट जॉब मिलना जितना मुश्किल है ना, हटना भी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल है।
आप पता अभी इतनी भयंकर महामारी हुई थी पूरे भारत के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर, कोविड। दुनिया का हर इंसान परेशान था केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ के। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऐसा था जिसको कोई टेंशन नहीं थी, आराम से घर पे एलसीडी पे मूवी देख रहा था। पूरे वर्ल्ड का हर इंसान परेशान था, हर बड़े से बड़ा उद्योगपति परेशान था। जबकि लोग कहते हैं कि उद्योगपति ऐसे ऐसे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो पूरे भारत के एम्प्लॉय की सैलरी दे सकते हैं, वो भी टेंशन में आ गए थे। वो इसलिए टेंशन में आ गए थे कि हमारा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए। जितना जिसका बड़ा कारोबार होता है उसका उतना ही बड़ा लॉस होता है। एक दिन की लोगों को कमाई दिखती ना अरबों रुपए, सर एक घंटे लॉस भी अरबों रुपए का होता है अगर एक घंटे कंपनी बंद रह जाए तो। आपको पता है टेस्ला कंपनी का मालिक इलॉन मस्क, कंपनी की कोई मशीन खराब हो गई थी तो फ्रांस में उसने ऑर्डर करा था, तो फ्रांस वालों ने कहा था 3 दिन बाद मशीन आएगी। उसने खुद का जेट निकाला, जेट है उनके पास खुद का है प्राइवेट जेट, और फ्रांस खुद चले गया था जिससे लॉस ना हो कंपनी का, और उसी दिन सेम डे मशीन लेके आ गया था। जितना बड़ा बिजनेस होता है लॉस भी उतना ही बड़ा होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय केवल शांति का जीवन बिता रहा था। आप बिजनेस करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। गर्ल्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ मुझे तो ये लगता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे, सिक्योरिटी बहुत है उसमें, उससे ज़्यादा सिक्योरिटी किसी चीज़ में है नहीं। सरकारें बदलती रहेंगी, माहौल बदलते रहेंगे, आपकी जॉब पे कोई लॉस नहीं आएगा। डे बाय डे सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इंक्रीजमेंट होगा, डिक्रीमेंट कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल महामूर्खों के चक्कर में मत आइए, पंचवर्षीय योजना आप पे नहीं होगा सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस एक ही चीज़ की कमी रहती है, वो मैं कह रहा हूँ गाइडेंस की। गाइडेंस के सिवा किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटा इसे 1 मिनट बंद करिए। एग्जाम्पल लेके अपनी बात को ख़त्म करते हैं, फिर सीधे सवालों पे आएंगे। देखिए फिर से बोल रहा हूँ कि इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ गाइडेंस की कमी है। अगर हम आज बड़े बड़ी कंपनियों की बात करें, बड़े बड़े लोगों की बात करें, तो देखिए क्या हो, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, दुनिया जानती है। सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है, दुनिया का कह रहा हूँ मैं। सिर्फ चाइना को छोड़ के, चाइना में गूगल कम चलता है, ऐसा नहीं चलता नहीं, याहू ज़्यादा चलता है, उनका खुद का है। आप जानते हो उसका CEO कौन है? कौन है? सुंदर पिचाई, इंडियन से। आगे आओ, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बिल गेट्स की जो कंपनी है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन में दूसरे नंबर पर नाम आता है बिल गेट्स का, सबसे पहले नंबर पर जेफ बेजोस का आता है। उसका CEO सत्या नडेला कहाँ के हैं? इंडियंस। आगे आओ, ट्विटर का CEO, सबसे ज़्यादा टॉप अगर सोशल मीडिया की साइट है तो ट्विटर है, अच्छी साइट। पार्लियामेंट में अगर कोई स्पीच मोदी जी ने दी है 5 मिनट के अंदर ट्विटर पे सुन सकते हो आप। उसका लॉजिक है ट्विटर पे, पार्लियामेंट के अंदर ट्विटर पे शेयर करने पे पाबंदी नहीं है। पार्लियामेंट में अगर कोई MP बैठा हुआ, आप जानते हो पार्लियामेंट में MP बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वहाँ पे कोई MP तुरंत रिकॉर्ड करके यूट्यूब ट्विटर पे डाल दे तो उस पर पाबंदी नहीं है, कोई बैन नहीं है, आप डाल सकते हो। इसलिए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो साइड है, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रहती है ट्विटर की रहती है। उसका CEO कौन है? पराग अग्रवाल। कहाँ के हैं? नहीं अभी हैं, हटे कोई और थे, जेडी हटे थे। कौन है अभी? पराग अग्रवाल। कहाँ के? कहाँ के हैं सर वो? इंडियंस। यानी कि इंडियंस की अगर तुम जगह देखोगे तो ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने मुद्दा कायम करा हुआ है, ऐसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ लोग सोच नहीं सकते। यानी कंपनी तुम्हारी मालिक हम। सर पता है ना वो मालिक क्यों है? अपने टैलेंट के बेस पे। सुंदर पिचाई कोई भगवान थोड़ी नहीं है, ना उसने पैसा लगाया, गूगल में 1 पैसा नहीं लगाया, पैसे जाने तक के नहीं थे उन पे अमेरिका में, मगर वो आज कंपनी का मालिक है। CEO आप समझते हो मालिक होता है, मालिक का मतलब सारे रूल और रेगुलेशन उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। केवल अपने टैलेंट के बेस पे किसी कंपनी का मालिक है वो। तो आप कह सकते हो इंडियंस के पास पोटेंशियल कम है। कमला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट, USA की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? इंडियंस मूल की। कुछ टाइम के लिए यार ब्रिटिश का PM इंडियन बन गए थे, अजीब बात है। किसी कंट्री का PM इंडियन, ऋषि सोनक। स्टारबक्स के अभी CEO समझ रहे हो? कह सकते हो टैलेंट कम है, टैलेंट कम नहीं सर, एक ही चीज़ की कमी है, गाइडेंस नहीं है हमारे बच्चों के पास। टैलेंट के पास तो उनके पास अथार्थ है, रातों में भी पढ़ सकते हैं, बिना लाइट के पढ़े हुए हैं। इंडियंस, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टॉप नंबर की अगर आर्मी देखी जाए तो इंडियन आर्मी। 7 दिन तक बिना खाना पानी के रह सकती हो और वैसी वर्किंग कर सकती है जैसा वो खाना पीने के बाद करते हैं इंडियन आर्मी। रिसर्च हुआ है इंडियन आर्मी पर कि इनके अंदर क्या है ऐसा, कुछ नया नहीं पाएगा, सिर्फ यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है, यहाँ की हवा में वो ताकत है। जिस धरती पे भगवान ने जन्म लिया उसकी तुलना ही नहीं कर सकते किसी से। यहाँ भगवान ने जन्म लिया,
कोई ऐसी धरती है जहाँ श्री कृष्ण ने जन्म लिया हो? मथुरा में लिया, कहाँ पे? इंडिया में। आज तक सुना चीन माता की जय, यूएस माता की जय, भारत माता की? अजीब बात है, हम अपनी माँ को, अपने देश को माँ मानते हैं यार। किसी देश का इंसान अपनी माँ धरती को माँ नहीं मानता। किसी देश का स्लोगन है ये, किसी देश का नारा है? चीन माता की जय सुना आज तक? अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता की जय, यूएस माता की जय, किसी ने सुना है ये? अरे बोलो, ब्रिटेन माता की जय सुना कभी? हमने सुना है भाई, भारत माता की जय। अपनी माँ, अपनी धरती को माँ मानते हैं यार। ये धरती तुम्हें मरने कैसे दे सकती है? 7 दिन तक बिना खाना पानी के रह सकते हो, क्योंकि वो धरती, वो सोल्जर, हमारे इंडिया का सोल्जर ये नहीं कहता मैं पैसे के लिए जॉब कर रहा हूँ। आप इंडियन सोल्जर से मिलिए, उनके जज्बातों को पढ़ने की कोशिश करिए। वो कहता है मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ, वो ये नहीं कहता मैं जॉब कर रहा हूँ। कोई इंडियन सोल्जर ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मैं जॉब कर रहा हूँ। अगर वो ये कहता हुआ मिले तो फर्जी है, फेक है, मैं कह सकता हूँ इस बात को। मैं हज़ारों इंडियन सोल्जर से मिला हूँ। मेरे खुद के चाचा आर्मी में ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ। 1000 बार मेरा कैंट में जाना हुआ। जो अभी आपको संगम दीक्षित जो पढ़ाएंगे वो मेरा खुद का दोस्त है। अभी राइट नाउ कुमायूं रेजिडेंस में लेफ्टिनेंट है वो। अभी आपकी तैयारी वही कराने आएंगे, जो आपका पार्ट रहता है साइकोलॉजिकल वाला, वो वही कराएंगे जिसमें स्क्रैनिंग होती है। वो कोई भी ये नहीं कह सकता इंडियन सोल्जर कि मैं जॉब कर रहा हूँ पैसे के लिए ना। वो कहता है मैं भारत माँ की सेवा कर रहा हूँ, बात खत्म। कमी नहीं है सर, पोटेंशियल क्योंकि तो कमी है ही नहीं। एक ही चीज़ की कमी, गाइडेंस नहीं है हमारे पास। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं, हमें चलना कैसे है। 80% लड़ाई तब जीत ली जाती है जब हमें ये पता लग जाए हमें चलना कैसे है, हाउ टू फाइट, हमें फाइट कैसे करना। 80% लड़ाई जीत गए आप। अब तो सिर्फ 20% लोगों को दिखाना है अंदर से, तो तब जीत ली जब तुम्हें पता लग गया जीतना कैसे। सर पहले की अगर हम बात करें, 13 साल के शिवाजी थे जिन्होंने अपनी आंखों से शेर को पीछे कर दिया था। शेर से लड़ाई हुई थी शिवाजी की। शिवाजी का नाम सुना, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा है, शिवाजी। 13 साल की उम्र पे उनका मुकाबला शेर से हुआ था, शेर को पीछे हटा दिया था। कुछ नई चीज़ नहीं थी सर। बचपन से जब वो पेट में था ना, तब उनकी माँ ने, उनके बाप ने वीरों की कहानियाँ सुनाई थी। उसके अंदर खून वो वीरों वाला था। सुन सुन के बस यही तो दिक्कत है हमारे इंडियंस माँ बाप में। क्या दिक्कत है? वो ये कहते रहते हैं ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। सर करना क्या है उनको ये बोलो। रात दिन क्या बताते रहते हैं, बाहर मत जाओ। लड़कियों से कहते रहेंगे दिन में मत घूमो, रात में मत घूमो। अबे मूर्ख हो रहे हो यार तुम, सबसे कह रहा हूँ मैं। उनको ये बताओ उन्हें करना क्या है, उन्हें क्या नहीं करना ये मत बताओ। रात दिन उनके दिमाग में यही चलेगा करना क्या नहीं है। उन्हें बताओ तुम्हें करना क्या है, करना क्या नहीं है। ये बताने के लिए और बहुत लोग हैं। एडिसन की माँ ने पता है क्या बोल दिया था कि तुम्हारे लायक टीचर नहीं है स्कूल के अंदर। अजीब बात होगी। और टीचर्स ने क्या कह दिया था, अपने लौंडे को ले जाओ, उसके नंबर कम है। ये हमारे और भी लौंडों को बर्बाद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो उठा के लाता था क्या, कीड़े मकोड़े पीसता था, लौंडिया को खिला दिया। बोले तू उड़ेगी। बोले क्यों उड़ेगी? बोले चिड़िया उड़ती है कीड़े खा के, तू भी उड़ेगी कीड़े खा के। अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट करता था। उसके यहाँ एक नौकर थी, नौकर की लड़की थी, उसको खिला दिए कीड़े पीस के, कीड़े बटोर खिलाए, पीसे खिला दिए। बोले अब तू कल से उड़ेगी। बोले क्यों उड़ेगी? बोले चिड़िया खाती है कीड़े, वो भी उड़ती, तू खाएगी कीड़े तू भी उड़ेगी, अब मैं देखूंगा। ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था। कॉलेज वालों ने कह दिया अपने लौंडे को ले जाओ, ये पढ़ेगा नहीं, ये मेंटल है। उसकी माँ ने कहा तुम्हारे कॉलेज वाले इस लायक ही नहीं है कि तुम्हें पढ़ा पाए, तुम्हारा लेवल इतना हाई है। वो कहते हैं हमारी औकात नहीं है। उसके दिमाग में सेट हो गया, बोले हमारी तो औकात ही बहुत बड़ी है। सर बल्ब बना दिया। घर पे प्रैक्टिकल करता है, पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने। सच्चाई बता रहा हूँ मैं, ये सच है कि इंग्लिश 1% ज्ञान सिर्फ कॉलेज में मिलता है। बड़ा अजीब बात होगी, लोग गाली गलौज करेंगे 100% जो इस वीडियो को देखेंगे, कैसे यार अजीब बात है 1% ज्ञान मिलता है। हाँ सर, 99% नॉलेज ना बच्चा खुद से सीखता है। ये एलोन मस्क ने कहा है, पता है ना एलोन मस्क, जिसने सबसे अमीर आदमी रहता है, टेस्ला कंपनी जो है, स्पेस एक्स रॉकेट छोड़ता है, उसने रॉकेट साइंस जो कि सबसे टफ साइंस मानी जाती पढ़ के सीख ली। किसी से कोचिंग नहीं ली, कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, सिर्फ पढ़ के सीख ली। जब इसने रॉकेट साइंस पढ़ के सीख ली तब उनका ये स्टेटमेंट है जिसपे मोदी जी ने भी रीट्वीट करा था। उसने कहा था कि 1% ज्ञान कॉलेज में मिलता है। कॉलेज तो मौज मस्ती के लिए होता है, गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, मजा लो, घूमने के लिए कॉलेज होता है। बोला नॉलेज के लिए कॉलेज नहीं होता। नॉलेज को तो तुम्हें खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ये बात जो आज कह रहा ना, अब कह रहा जो स्वामी विवेकानंद ने आज से 118 साल पहले ये बात कह रही थी। बोले तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, तुम्हें कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुम्हें खुद से बनना पड़ेगा। दुनिया को कोई इंसान किसी को पढ़ा नहीं सकता।
अगर मैं ये सोच रहा हूँ मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूँ, मुझसे बड़ा मूर्ख आदमी कोई नहीं है। तुम ना चाहो मैं तुम्हें पढ़ा दूँ, ऐसी औकात है? ऐसा हो सकता है तुम ना चाहो और मैं तुमसे वो करा दूँ? कोई नहीं करा सकता सर, कोई नहीं करा सकता इस ब्रह्मांड के अंदर। ये स्वामी विवेकानंद ने 118 साल पहले कह दिया था, जो आज कह रहे हैं। आप सोच सकते हो इंडिया कहाँ रहा है? जो आज तुम रिसर्च कर रहे हो वो हो चुकी है, लाखों साल पहले धरती पे हो चुकी है, इस इंडिया में हो चुकी है। जो आज सर्जरी की बात करते हैं, सुश्रुत मुनि ने बहुत पहले सर्जरी कर दी थी, पता है? लाखों साल पहले बरगद के पेड़ के नीचे लौंडा लेटाला, खोपड़ी खोल दी उसकी और बांध दी उन्होंने पत्थरों के औजार से सर्जरी कर दी। सबसे पहली सर्जरी इंडिया में हुई, सुश्रुत मुनि ने करी है, जिनकी किताबें लाखों किताबें हैं। आज पूरी की पूरी यूएस जो है सुश्रुत मुनि की टेक्नोलॉजी को पढ़ती है, जो कि आज से लाखों साल पहले इंडिया में हो चुकी थी। प्लास्टिक सर्जरी जिसे कहते हैं यूएस में सबसे अच्छी होती है, वो इंडिया में हो चुकी है। क्या करोगे तुम यार? तुम्हारा कोहिनूर हमारी देन है, समझ रहे हो ना? हमने विरासत में तुम्हें दिया, तब तुम जा करके ताज खरीदते हो। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, तुम्हें पता वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल लेडीज है, उन्हें दिया किसने? विरासत में इंडियंस ने दिया यार। ले जाओ, पहन लो, हमारी विरासत है, जाओ। कोहिनूर कहाँ का है? इंडिया को तो है वो, इंडियंस ने दान दिया, जाओ ले जाओ, पहनो। इतना बड़ा दिल है हमारे पास, गाइडेंस की कमी नहीं सर, हमसे तो सीखा है पूरे वर्ल्ड ने। 207 कंट्रीज पूरे वर्ल्ड के अंदर, हमने सबको सिखाया है, मतलब इस भारत ने सबको सिखाया है, और आज हम पीछे हो रहे हैं। रीजन सिर्फ गाइडेंस, सिर्फ गाइडेंस की कमी है, किसी चीज की कमी। पोटेंशियल तो अथार्थ है तुम्हारे अंदर, कोई क्षमता नहीं तुम्हारे पोटेंशियल की, सही है? तो देखिए 8 महीने का हमारे यहाँ कोर्स रह रहा है, फीस वगैरह सबको सब कुछ पता है, एडमिशन लेने से पहले सबको पता ही लग गया होगा। और 11 महीने तक हमारे पास सब्सक्रिप्शन है, 11 महीने तक आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हो। 8 महीने हम सिलेबस खत्म कराने में लेंगे, 11 महीने तक आप हमारे तैयारी कर सकते हो। इन 11 महीनों के बाद हम तुम्हें कुछ नया नहीं पढ़ा रहे होंगे, वही चीज़ें घूम रही होंगी। तो जो भी बच्चे, बहुत सारी कोचिंग में कार्ड मिल जाता लाइफ टाइम, बोले ये कार्ड ले लो तमाम ज़िंदगी पढ़ो। बेटा इन कार्ड फाड़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना। कार्ड का मतलब है अब तुम साइकोलॉजिकल तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, कल कोचिंग जाओ या मत जाओ। क्यों? बोले लाइफ टाइम रहना। बेटा वो 2-3 दिन के तो लिए ऐसा लगता है, मगर वो हल्के हल्के तुम्हारी 3 साल में बेकार हो चुकी होती, 3 से 4 साल। इसी लोग कहते हैं पंचवर्षीय योजना। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, सर आइएगा मत, या तो कल से आइएगा तो कुछ रूल को फॉलो करिएगा। एक तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। आप बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, सर आइएगा, रेगुलरिटी है। आप हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, जो भी नए बच्चे आए, उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्या लिख गया यार, जो नए बच्चे उनसे कहना चाहूँगा, बेटा हमारे यहाँ जो बच्चे उनसे पूछ सकते हो, ये बारिश में भी आए हुए हैं, पानी गिर रहा है, कोई नई चीज़ नहीं गिर रही, एसिड नहीं गिर रहा है कि गल जाओगे। सुबह से शाम तक पानी गिर रहा, पानी से नहाते भी हो, कोई आफत नहीं आ। जिस दिन पानी गिर रहा हो, एक पेन बस लेके आ जाइएगा, कॉपी यहाँ पे मिल जाएगी, एक पेज यहाँ पे मिल जाएगा, भीगते हुए आ जाइए, पढ़िएगा, चले जाइए। अब कुछ ऐसे मूर्ख हैं जिनको भीग के बुखार आ गया, सर्दी हो गई, बेटा तुम यूथ नहीं हो, पहली बात तो बुढ़ापे की कैटेगरी में आओ, अपना एडमिशन बुढ़े स्कूलों में कराओ, क्योंकि तुम यूथ नहीं हो। यूथ को कभी बुखार खांसी नहीं होता, यूथ का मतलब ही अलग होता है। एक ऐसी एनर्जी है यूथ के अंदर जो कभी ख़त्म नहीं होगी। अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है ना, तो तुम पहले तो अपने ऊपर से यूथ का टैग हटाओ, सही है? दूसरी बात सर, रेगुलर जरूर रहिए, इसका इतना बड़ा फ़ायदा मिलेगा आपको, आप यकीन मानिए। जो रेगुलर नहीं रह सकता वो अपने जीवन में सक्सेस से हमें कोसों दूर है, सक्सेस मानो ही मत। आप जितने भी आप यहाँ पे टॉप लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं, आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनकी रेगुलरिटी अजीब दिखेगी आपको। अगर उन्हें 4 बजे योग करना है तो करना, 4 बजे उठना है तो उठना है, 10 बजे मीटिंग करना है तो मीटिंग करना। रेगुलर रहिए, जिससे जीवन में डिसिप्लिन आएगा। स्पेशली CDS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बेटा उनका मतलब ही डिसिप्लिन है। आर्मी का मतलब डिसिप्लिन, आर्मी से ज़्यादा डिसिप्लिन किसी चीज़ के अंदर नहीं होता, किसी जॉब के अंदर नहीं होता। आप रेगुलर रहिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, प्रैक्टिस। सर अगर आप 8 महीने का हमारे यहाँ कोर्स कर लो और इसको रिवाइज मत करो, यकीन मानिए आप 11 महीने बाद बिल्कुल ब्लैंक होंगे, आपके पास कुछ नहीं होगा। पैसा भी खराब करा होगा आपने, टाइम भी खराब होगा, आप ब्लैंक हो चुके होंगे। 11 महीने का कुछ भी नहीं होगा आपके पास, सिर्फ नोट्स होगा, तमाम ज़िंदगी नोट्स समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कंपटीशन का नोट्स किसी को समझ में नहीं आ सकता, उसके पीछे लॉजिक है।
क्योंकि उसमें कुछ लिखा नहीं जाता, सिर्फ के सिर्फ चिंगे खींच के समझाया जाता। अभी मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो मैं एहसास होगा। हिंदी मीडियम के नोट्स या इंग्लिश मीडियम के नोट्स, इंटर तक के नोट्स बोल के लिखवाए जाते हैं, ये लिखवाए नहीं जाते, यहाँ सिर्फ सॉल्यूशन मिल रहा है। इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको। कैसे रिवाइज करना है? एक तो पर डे रिवाइज करना है, जिसे हम डेली रिवाइज कहते हैं, एक फिर वीकली रिवाइज करना है, एक आपको मंथली रिवाइज करना है। मैं जो नोट्स बनवा रहा हूँ, हर टीचर यहाँ पर अलग अलग नोट्स बनवाएंगे। मेरा क्या, मैं स्टार लगा के नोट्स बनवाता हूँ, किसी किसी क्वेश्चन पर डबल स्टार लगवाता हूँ, किसी किसी क्वेश्चन पर ट्रिपल स्टार लगवाता हूँ। इसका मतलब है सर, जो डबल स्टार वाला है, जो ट्रिपल स्टार वाला है, वो उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जाकर के आपको वही क्वेश्चन पढ़ना है। जिस स्टूडेंट के अंदर नोट्स बनाने की कला आ गई, वो 99% सिलेक्शन के पास है। तो एक तो आपको नोट्स बहुत बेहतरीन होना चाहिए। नोट्स का मतलब है कि आप सभी लोगों के ऐसे नोट्स होना चाहिए कि एक रात में आप सभी चीज़ों को नोट्स याद कर पा रहे हो। मतलब मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस 4 टॉपिक होंगे आपके। सीडीएस वालों के पास रीजनिंग नहीं होगी, 4 टॉपिक होंगे आपके, 4 ही टॉपिक होते हैं। आज 4 टॉपिक को अगर एक रात में ख़त्म कर पा रहे हो अपने नोट से, तो आप समझ लेना सिलेक्शन के बहुत पास। कई ऐसे मूर्ख बच्चे हैं, महामूर्ख कहूँगा मैं, तो साले पूरे जीवन भर नोट्स बनाते हैं और वो अपने ही नोट्स नहीं समझ पाते हैं। उन्हें दूसरों को अपने नोट्स दिखाने पड़ते हैं, बोले देखिए क्या लिखा। अबे क्या कहना क्या चाहते हो? लिखा तुमने और समझे हम। अजीब आदमी हो तुम तो यार। तो नोट्स इतने बेहतरीन बनाइए कि आप अपने नोट्स को मात्र 1 घंटे में समझ पाएँ, और उसको एक डायरी में नोट्स कर लो पूरे को। बस एक डायरी हो तुम्हारे पास 3 पेजों की, उस पूरे डायरी को पढ़ के आपके हाथ में नोट्स आ जाए। आपका नोट्स बनाना अपने आप में एक कला है। आप जितने भी यूपीएससी के जिन्होंने टॉप मारा है, अपने नोट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि मेरा नोट्स बहुत अच्छे हैं, उनके नोट्स बिकते हैं। अपने नोट्स बहुत बेहतरीन बनाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत अच्छे से रिवाइज करते चलिए। केवल नोटबुक में, अपने नोट्स में केवल वो क्वेश्चन लिखिए जो आपको आता है। नहीं आता लिखिए ही मत, उसे रफ में पढ़ा रहने दीजिए जब तक वो क्लियर ना हो जाए। ऐसे मैंने भी पढ़ाई करी, यकीन मानिए मैं तब तक बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता था अपने नोट्स से। कभी मौका मिलेगा आपको नोट्स दिखाएंगे, मेरे सब स्टार लगे लगाए नोट्स लिखे हैं, कि जब तक मेरे समझ में ना आए। मेरे नोट्स में जो लिखा है वो मुझे आता है, या हमने लिखा ही नहीं, जो हमें समझ में नहीं आया हमने लिखा ही नहीं, बाहर में जाऊँ मैं पढ़ना ही नहीं, कन्फ्यूजन ना हो। सही है। मात्र आपको 8 महीने का टाइम देना पूरी डेडिकेशन के साथ। यकीन मानिए हर घंटे एक जॉब है, हर घंटे एक जॉब है। अगर हम बात करें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, ये 4 सेक्शन ऐसे, पूरे भारतवर्ष का कोई पेपर दे लो आप, सिर्फ नीट को छोड़ करके, क्योंकि वो बायो से है, ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें 4 सेक्शन ना रहते। आप एक बार तैयारी करिए मैथ, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग की, उसके बाद दुनिया जहान का पेपर दीजिए आप खुले। आप बैंक का पेपर दीजिए, सीडीएस का दीजिए, एनडी का दीजिएगा, आर्मी का दीजिएगा, एसएससी सीजीएल का दीजिएगा, सीपीओ को दीजिए, दिल्ली एसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी पैट, दुनिया जहान के पेपर दो, सब यही पढ़ने को मिलेगा। सबसे जो टॉप लेवल की मैथ रहती है, ये इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, वो सिर्फ सीजीएल में रहती है। उससे ऊपर एक एग्ज़ाम और होता है जिसका नाम होता है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। इससे बड़ी मैथ, इंग्लिश, जीएस रहती नहीं। और हम आप लोगों को सीजीएल लेवल की पढ़ाएंगे। अगर हमारे यहाँ सीडीएस का स्टूडेंट भी बैठा है तब भी मैं सीजीएल लेवल की पढ़ाऊंगा, मतलब हम 10 गुना अपर लेवल पे पढ़ाएंगे, जिससे आपको थोड़ा लो लेवल सरल लगने लगे। सबसे हाई लेवल कैट होता है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कैट के ही कराता हूँ, मैं बाकायदा लिखवाता हूँ ये कैट का क्वेश्चन। दूसरी चीज़ ये है सर, मैं आपसे खुले शब्दों में कह रहा हूँ, मेरा मैथमेटिक्स टॉपिक है सिलेबस। मैथ में 4 सेक्शन रहेंगे, एडवांस, अर्थमेटिक, कैलकुलेटिव मैथ और जीएस, सॉरी एक और रहता है स्टैटिक्स। बेटा मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली, इस चीज़ को डिफाइन करा, वहाँ समझ लेना, बस समझाना है मुझे कि मैंने अगर एडवांस आप लोगों को पढ़ाई है सर, और एडवांस में मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा दिया नंबर सिस्टम, एनएस, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। जिस दिन हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, आपको खुली छूट है, आप इंटरनेट की किसी भी साइट से कोई भी क्वेश्चन ढूंढ के लाइए, दुनिया जहान की किताब से कोई भी क्वेश्चन ढूंढ के लाइए, मैं आपको कराऊंगा। अगर आपका क्वेश्चन नहीं हो रहा, आप मेरा कॉलर पकड़ सकते हैं कि सर आपने टॉपिक करा दिया, हम पे क्वेश्चन नहीं हो रहा। एक ही दिक्कत आ रही होगी, या तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं लिखी होगी, या उस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दिया होगा। अगर आप लोगों पे नहीं होगा तो मतलब खुली छूट आप लोगों के लिए, मन में आए वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं। कई सारे मैंने टीचर्स को देखा हुआ है कि यार वो पूछो ना जो हमारी किताब में। अजीब सी बात हो गई यार, ये कोई तरीका हुआ वो पूछो जो हमारी किताब में। अरे हमने तो टॉपिक पढ़ा है ना, उस टॉपिक को जहाँ तक एक्सटेंड है वो जहाँ तक है हम वहाँ तक पढ़ा दिया हमने। अब आप करो ना दुनिया जहान की किताब से, हमें क्या दिक्कत है? आप कोई भी बुक लाइए, करिए क्वेश्चन, मैं कराऊंगा आपको। भाई टॉपिक कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे ना, सवालों के डिजिट चेंज हो जाएंगे, 5 की जगह 8 लेके जाएगा,
नई चीज़ थोड़ी नहीं आ जाएगी, सही है। दूसरी चीज़ ये है, स्पेशली गर्ल्स से कहना चाहूँगा, बॉयज़ की तो दिक्कत नहीं बेटा, कभी बार ना ऐसा जीवन में मोड़ आएगा, दिल करेगा तैयारी छोड़ दो, बस की नहीं, शादी आदि कर लो, जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। कभी कभी कोई कमेंट कस देगा लड़की या लड़का, तब भी बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है। हम एनजीओ भी चला रहे हैं, उसके लिए आगे भी काम करते रहेंगे। तो हमारे यहाँ मैडम आती हैं, आयुषी मैम, कोई ऐसी बात जो मुझसे शेयर ना हो पाए, आप ड्रॉप मत करिए, आप उनसे शेयर कर लीजिएगा। 100% मुझ तक ही आएगी, 100% मैं समस्या का समाधान करूँगा, अगर हमारे प्रेमिसेस से रिलेटेड है तो। दूसरी बात, अगर आप सही हैं तो समाज सही है। पहले बात तो आप सही हो गए, यहाँ से आराम से घर जाइए, घर से यहाँ आइए, फालतू बीच में रुकिएगा मत, किसी भी फालतू अननोन व्यक्ति से मिलिएगा मत, जिससे आगे आने वाले टाइम में दिक्कत हो। क्योंकि एक बार अगर आप डिस्टर्ब हो गए तो फिर कंपटीशन से कोसों दूर हो जाओगे। आपको डिस्टर्ब नहीं होना। ये 8 महीने आपके तपस्या के महीने, इसमें आपको तपस्या करनी है पूरी शिद्दत से। बॉयज़ को भी कह रहा हूँ, गर्ल्स के लिए स्पेशली ज़्यादा कह रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसी लड़कियाँ देखी गई हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, कमेंटबाजी के चक्कर में या उल्टे सीधे लड़कों के हरकतों के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी। तो सर पढ़ाई नहीं छोड़ना। आज के टाइम में योगी सरकार बैठी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर हम सेंट्रल की बात करें, मोदी जी की सरकार बैठी हुई, उन्होंने बेरोजगारी पे क्या कहा ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हम एक बार बोल चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया गया। बेरोजगारी की चरम सीमा आ चुकी है, मगर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा करा हुआ लड़कियों के लिए, आज सुरक्षित बहुत। तो 1090 नंबर रहता है, पता ही होगा सबको, जो लड़कियां थोड़ी सी एक्टिव हैं, आप इस पर कॉल करिएगा, ठीक है, आपकी पूरी समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। और भी कोई दिक्कत आती है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है, मेरा खुद का नंबर है, पर्सनली कोई दिक्कत आती है तो मैंने अपना ही नंबर दिया हुआ। 99% मैं खुद भी पहुंचूंगा वहाँ पर। कोई ऐसी बात है तो हिडन मत करिएगा, आप फेस करिएगा, आपको आगे भी फेस करना। अपनी एनर्जी को किचन तक, अपने टैलेंट को किचन तक ख़त्म नहीं करना, फेस करना है चीज़ों से। जब एक लड़की सेलेक्ट होती है ना बेटा, तो हज़ारों लड़की इंस्पायर होती है, क्योंकि कुछ लड़कियां जो बदनाम हो जाती हैं कुछ लड़कियों के चक्कर में, एक आध लड़कियां गलत काम कर देती हैं, बदनाम पूरा समाज हो जाता है। तो वो हज़ारों लड़कियों के माँ बाप जो हैं वो बाहर आ जाते हैं कि बेटा मैं भी तुझे कराऊंगा कि फला की लड़की ने IAS कर लिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा काम करिए जो आपको समाज को भी प्राउड फील हो, आपके माँ बाप को भी प्राउड फील हो कि मेरी बेटी ने कुछ कर, ठीक है। कोई अगर पर्सनल बात है तो हमारे यहाँ बच्ची बैठती है रिसेप्शन पे, आप उससे शेयर कर सकते हो। मैडम नहीं है तो मैडम हमारे यहाँ आती है, उनसे शेयर कर सकती हो। बाकी मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर डिस्कस कर सकते हो। कोई दिक्कत है तो बताना है। ड्रॉप करना है, किसी चीज़ को गिव अप करना समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। किसी चीज़ को छोड़ देना वो समस्या का सॉल्यूशन नहीं। समस्या का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही, लड़ना। ये जीवन ना, इस जीवन का मतलब ही लड़ना। जिन्होंने यहाँ लड़ा वो ही जिंदा है। सबने फाइट करी सर, सबने करी है। राम ना भगवान इसलिए हैं, 14 वर्ष तो उन्होंने फाइट करी है। अगर राम 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाते ना बेटा, तो वो रावण को मारने की औकात नहीं बना पाते। मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने 14 वर्ष तक वो तपस्या करी है। वो खुद कहते हैं कि मुझे वन में जाके तपस्या करी। वो तपस्या घर में नहीं हो पाती। हजारों तरीकों को मंत्रों का उच्चारण करना, हजारों ऋषि मुनियों से मिलना। भगवान वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने 14 वर्ष तक तपस्या करी है। हर किसी ने करी है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया ना, उसने मेहनत करी। तो मेहनत से पीछे मत हटिए, आपको मेहनत करना है। जितनी कड़ी मेहनत होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। मेहनत जितनी लाजवाब होगी ना, सक्सेस का मज़ा उतना ही ज़्यादा आएगा। मेहनत करने से नहीं डरना। आपको 18 घंटे पढ़ना पड़े, 22 घंटे पढ़ना पड़े, 6 घंटे पढ़ना पड़े, शिद्दत से पढ़िए, दिल से पढ़िए। छोटा बच्चा खौफ से पढ़ता है, बड़ा बच्चा शौक से पढ़ता है। आपका शौक होना चाहिए कि 8 महीने बाद मेरे कंधे पे स्टार होंगे। ये शौक होना चाहिए। 8 से 10 महीने बाद मेरे कंधे पे स्टार होंगे। मेरा नाम यूट्यूब पे आ रहा होगा, मेरा नाम गूगल पे आ रहा होगा। गूगल पे लोग मुझे सर्च कर रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हो CDS में ना के बराबर पोस्ट निकलती है। 100 पोस्टें निकलती हैं, 120 पोस्ट निकलती हैं। उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, सबके सब बच्चों की स्लाइड बनती है। सबके सबका नाम आता है बेटा, सबके सबका नाम आता है। अपने आप में बेहतरीन पोस्ट हैं। यहाँ जाने के लिए लड़ना पड़ रहा है तो लड़िए। समाज से भी लड़ना है, अपने आप से भी लड़ना है। जिससे चाहो उससे लड़ो, हार नहीं मानना। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं यार CGL बड़ा टफ है, कुछ और कर लेंगे जाके। बेटा वहाँ जाके और मेहनत है। दूसरों को बस लगता है पैसा कमाना मज़ा आ रहा है, उसके पीछे की मेहनत देखो, उसी से पूछो क्या है। हर फील्ड में मेहनत है, हर फील्ड में मेहनत। सही है, मेहनत करना है, मेहनत से डरना नहीं है कहीं। कई बार ऐसे आवे जीवन में, कई बार मैं यार लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ। मेरे जीवन में कई बार ऐसे मूड आता है यार लात मारो, चलना है कहीं और, चलना है, छोड़ो। इतना ज़्यादा मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मगर नहीं सर, डटे रहना, मेहनत करना।
जहाँ से हम बिल्कुल थक जाते हैं ना, वहीं से स्टार्टिंग होती है किसी नई चीज़ की। वही एक ज़िंदगी में चेंजेबल मोमेंट होता है, वहीं से ज़िंदगी चेंज हो रही होती है, जहाँ हम बिल्कुल थक के बैठ चुके होते हैं। पर थोड़ा सा कहना है 1 मिनट और, 1 मिनट और, कुछ चेंज होने वाला है, बस 1 मिनट में चेंज हो जाए। हार नहीं मानना, कतई हार नहीं मानना जीवन से। बस एक टारगेट बना के रखना, सर 22 से 23 साल तक जॉब ले लूँ, बस मज़ा आ जाए, सब बड़ा खूबसूरत ज़िंदगी लगने लगेगी। 22 से 23 साल तक अपने कंधे पे एक बार स्टार लगा के देखो। नई उम्र में जब स्टार लग जाता है 22 से 23, भाई जीवन ना 4 गुना ज़्यादा एज बढ़ जाती है, मज़ा आने लगता है जीवन में। जिस दिन स्टेटस बन के खड़ा होता है ना, जीवन लगने लगता है। आज मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड को फ़ोन करता हूँ जिनकी जॉब नहीं लगी हो, क्या बात है भाई, काट रहे हैं जीवन यार, ऐसा लगता है मर गए, कहीं ख़त्म हो चुके हैं। जिनकी जॉब लगी होती उनसे बात, कहाँ पे गौरव भाई क्या हाल है, बढ़िया सर, आ जाओ सर, कहाँ पे, मालदीव घूम रहा हूँ। भैया किसके साथ घूम रहे हो, घूमे नहीं किसी के साथ, भाभी जी हैं। कौन सी भाभी जी, बोले अभी तो आई थी। मतलब समझ में नहीं आता, वो जीवन है यार। पता लगा तो वहाँ से फोटो बेच रहा 5 स्टार के, जीवन लगता है, साला वर्दी टंगी हुई है, लौंडा 5 स्टार फोटो खींच रहा। वो जीवन जी रहे हैं। जिनकी नहीं लगी वो एकदम अरे कट रही है गौरव भैया, कट रही है, ऐसा लगता है। मैं खुद भी मना कर देता, रहने दो यार, नेगेटिव वाइब सारी बात में बात करेंगे। और ऐसे एनर्जेटिक बंदों से बात करो, अपने आप नहीं लगता यार लो हमारे साथ को लौंडा साला ये कर लो। मतलब जीवन ना 5 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा एज बढ़ जाएगी। आप उसी जीवन में पूरे जीवन को एंजॉय कर लो। एक टारगेट बना के रखना, 22 से 23 साल में कंधे पे सितार लगाना, जिसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी। सर CBI IB सब में इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर बनने का टारगेट बनाइए, मज़ा आएगा। CGL के अंदर सबसे अच्छी जॉब होती है, स्टार मिलता है, गन मिलती है सर, 9 राउंड की गन मिलती है, जिसको खरीदोगे 10 लाख की गन पड़ेगी। पिस्टन लगा के चलने का मौका मिलता है उसमें। एक अपने आप में जीवन है, मज़ेदार जीवन। 10 लोग मिलने आते हैं, हाथ मिलाने आते हैं। इनकम टैक्स नाम है सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लौंडे का स्टेटस है, लड़की का स्टेटस बताना नहीं है किसी को, बस इनकम टैक्स का नाम लेना, समझ जाएगा सामने वाला। करोड़ों रुपए पड़ा होगा, गड्ढे में पड़ा होता है, उन्हें समझ में नहीं आता पैसा छुपाना है कहाँ। समझ में आ रहा है? ऐसी ऐसी जॉब है CGL के अंदर। IAS के बाद कोई दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है CGL। हाँ ले आए? हाँ समझ में आ रहा है? मेहनत करना है, टेंशन नहीं लेना, एकदम नर्वस नहीं होना। अब नहीं होगा। कई बार ऐसा आएगा, कई सारी लड़कियों के साथ एक दिक्कत देखी गई, उन्हें मैथ नहीं आती तो उन्हें लगता है अब छोड़ दो, मज़ा नहीं आता। बेटा यकीन मानिए, सबसे महामूर्ख आदमी मुझे समझिएगा, मूर्ख आदमी सही है, मुझे 7 में से 9 नहीं घटाना आ रहा था। ये मेरी 8th क्लास की बात है, मेरा इंटरव्यू हुआ था, सॉरी 9th क्लास की बात है। 8th क्लास तक तो मैं उसमें पढ़ा था, 9th क्लास में मुझे ये नहीं आ रहा यार, 9th स्टैंडर्ड में। और जबकि मैं गांव में जब कोचिंग पढ़ता था, सबसे अच्छा मेरा माहौल था पढ़ने में, और मुझे 7 में से 9 नहीं घटा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ मेरे जीवन में, 9th स्टैंडर्ड में। बड़ा हिट हुआ ये चीज़ें मुझे यार। और आज मैं देखो मैथ पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को। कतई नर्वस नहीं होना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना। बस एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से इंसान भगवान बन सकता है यार। तुम्हें तो जॉब लेना, बहुत छोटी चीज़ है, बस एक बार अपने आप को पहचान लो कि मैं हूँ क्या। प्रैक्टिस से इंसान भगवान बन सकता है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद लोग भगवान की तरफ पूछते हैं आज उन्हें, भगवान की तरफ पूछते हैं आज उन्हें। क्यों? प्रैक्टिस करी उन्होंने, और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने प्राण निकाल दिया करते थे। यार अजीब बात है, अपने शरीर से अपने प्राण निकाल देना और अपनी मर्जी से अपने शरीर में ले लेना। अपनी मर्जी से अपने प्राण निकाल देना, अपनी मर्जी से अपने शरीर में ले लेना, ये भगवान ही तो कर सकता है। प्रैक्टिस करके भगवान की कैटेगरी में आ गए। तुम्हें जॉब लेना, जिस दिन अपने दिमाग की क्षमता को समझने लगोगे ना, जॉब बहुत छोटी लगने लगेगी। ये लगेगा तो बकवास है। मेरा दिमाग, भगवान ने मुझे इतना कुछ दे रखा है कि मुझे पता नहीं। आइंस्टीन दुनिया का सबसे बड़ा महान साइंटिस्ट, 2.5% ब्रेन यूज करा सर, 97.5% अनयूज ब्रेन है। मतलब 97.5% ब्रेन उनका भी ऐसा था, यूज ही नहीं हुआ। इस दिमाग की कोई क्षमता है? कोई क्षमता नहीं है। और दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट के नाम पर काउंट होता है। उन्होंने भी सिर्फ 2.5% अपना दिमाग यूज करा है। तुम सोच सकते हो हम कितना करते होंगे? 0.00000 जितने मन में आए लगा लो, 1%। इतना यूज करते हो जॉब के लिए। पूरे जीवन पढ़े हैं फिजिक्स, पूरी लाइट वाली फिजिक्स इन्होंने लिखी है, वो पूरी फिजिक्स। तब उन्होंने 2.5% अपना दिमाग यूज करा। कई बार जीवन में ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा, 100% आएगा, अब छोड़ दो यार, अब बख्श की नहीं है, अब ख़त्म है जीवन, अब मज़ा नहीं आ रहा, बहुत टाइम तैयारी कर ली, बस उसी समय कहना 1 मिनट हो,
एक सवाल और करना बस मैथ का, बस ज़िंदगी चेंज होने वाली है। दुनिया का आज तक ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं बना जो तुम्हें हमेशा के लिए मोटिवेट कर सके। वो एक ही मोटिवेशन है, तुम्हारा खुद का इनर मोटिवेशन। अपनी घर की स्थितियों को देख करके अपना मोटिवेशन बनाइए, बार बार उसको सोचिएगा जो घर पे चल रहा है, अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। बाहर का जो मोटिवेशन है ना, वो चंद मिनट के लिए होता है, जब तक मुझे सुन रहे हो, ये सच्चाई है। एकदम से वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं, अपना मोटिवेशन वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो ये लगता है टाइम वेस्ट ही है। क्योंकि हमारा जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रहा, तब वीडियो क्या करेगी, वीडियो घंटा करेगी, वीडियो क्या करेगी साले। जब तक अंदर से हमारा मोटिवेशन नहीं आ रहा, अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए। और अंदर से मोटिवेशन तब आएगा जब तुम्हारा ये सपना हो कि यार मुझे दुनिया घूमना, 207 कंट्री हैं, 207 कंट्री घूमना, स्टार लगाना, 7 राउंड की पिस्टन होती है। लड़के में 4 चांद लग जाते हैं, लड़के में। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर के नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है कि ये हमारा टॉपिक वीक है। बेटा कोई टॉपिक वीक नहीं है, यकीन मानिए। कोई स्टूडेंट के अंदर दिमाग कम नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी होती है, किसी ने अपने दिमाग कहीं और यूज करा है, किसी ने अपना दिमाग कहीं और यूज करा। जो इस फील्ड में वो इसलिए अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस में है। जो अलग फील्ड से आया है उसका दिमाग इसलिए अच्छा काम नहीं कर रहा क्योंकि वो अलग प्रैक्टिस से। जब उसकी दुनिया में चले जाओगे ना, जहाँ वो काम कर रहा है, तो वहाँ वो टॉप पे होगा। सही है ना? तो ऐसा नहीं मानना है आप इसलिए अच्छे हो क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब तुमसे कोई कह दिया तुम लैपटॉप संभालो, चूतिए के पट्टे हो, तुम पर लैपटॉप समझ जा, खुलेगा ही नहीं। तुम 10 घंटे तो पूछोगे इसका बटन कहाँ खोलूँ, कहाँ से खोल के सही कर लो उसको, क्योंकि तुम उस दुनिया से हो ही नहीं। अब तुम कह दो कि तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, तुम तो भाई पढ़ लिख के जॉब ले चुके हो। दिमाग किसी के अंदर कम नहीं, डिपेंड करता है कौन से फील्ड में यूज हो रहा है। तो अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो घबराना नहीं, हो सकता है आपका दिमाग कहीं और यूज हो रहा है। मेहनत करिए, इस फील्ड में लाने की कोशिश करिए, उसे आ जाएगा, चलने लगेगा। सही है? कम होने का मतलब है फटे कपड़े पहनना, नाली का पानी पीना। ऐसी तो किसी की स्थिति नहीं है, सब सही है हमें लगता है। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टिकल, सब सही है अपने यहाँ, ऐसा कोई नहीं है। तो बस वही है, दिमाग सही है, अब चलाना ही तो है। तुम सोच रहे हो हमें मैथ नहीं आ रही, तो नंबर कम थोड़ी नहीं, मैथ में प्रैक्टिस कम है, थोड़ी ज़्यादा कर लो, अच्छी हो जाएगी, बात खत्म हो जाती है। नंबर कम है तो अलग बात है, इसका तो ट्रीटमेंट होगा मेंटल हॉस्पिटल में, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थोड़ी है, तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है, तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है। अब तुम ट्रीटमेंट की दवाई खा रहे हो, तुम ढूंढते फिर रहे हो कोई ऐसा कैप्सूल मिल जाए। कई लौंडे हमने देखे दुकानों पे, भैया दवाई दे दो, दिमाग तेज चलने लगे, सालों कुछ और ही दे देगा वो, जो घंटा बन जाएगा इस दिमाग का, जो खून चल रहा है जम जाएगा दिमाग में। ऐसी दवाइयाँ मत खा लो, फिर कलौंजी ले आए खाली, कुछ और ही बन गए। अलग अलग दवाइयाँ आ रही हैं, बोले खाली खून ही जम गया दिमाग का। बोले क्या कर रहे थे, बोले दिमाग पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बेटा किसी और के भाई करना, अपने मत कर लो। सही है? तो मेहनत करना है, नर्वस नहीं होना। ये इतना स्पीच लड़कियों के लिए ज़्यादा है, बेटा लड़के भी ध्यान दें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे सोसाइटी में देखा गया, जो लड़की का सिलेक्शन होता है बेटा बहुत कुछ चेंज होता है सोसाइटी के अंदर। आपको नर्वस नहीं होना, घबराना नहीं। कोई दिक्कत है तो एक बार बताना ज़रूर है कि सर ये दिक्कत है। सही है बेटा? घबराना नहीं है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम्हारी समझ से बाहर हो, तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर हो। बस इस दिमाग की क्षमता को समझना कि दिमाग हमारा क्या है। इसकी कोई स्टोरेज नहीं है यार, सब चीज़ भर जाती है, फ़ोन की भी होती है, लैपटॉप की भी होती है, दिमाग की क्या स्टोरेज है? किसी ने नापा इसको? कितने टीबी है, कितने गीगाबाइट है, किसी को नहीं पता। अथार्थ स्टोरेज है, चारों वेद पुराण महाभारत सब भर लो इस बुद्धि के अंदर, तब भी स्टोरेज खाली रहेगा। कितना भर लो, भरते रहो, पूरे जीवन भर भरते रहो, मर जाओगे तुम, स्टोरेज नहीं भरेगा। लोग हैं जिनको 4-4 ग्रंथ याद हैं, ऐसे लोग हैं इस धरती पे जिनको चारों ग्रंथ याद है, चारों वेद की नॉलेज है, पुराणों की नॉलेज है, 37 प्राणों में सबकी नॉलेज है। उनका दिमाग आज भी स्टोरेज खाली है। बढ़िया मतलब सन्यासी लोग हैं, जीवन जी रहे हैं, कोई स्टोरेज है? कोई नहीं है। इस दिमाग को समझना है, जो तुम लेना चाह रहे हो ना, जिस दिन इस समाज को पढ़ना शुरू कर दिया दिमाग को, वो इतनी सी चीज़ लगेगी। बस साला क्या कर रहे थे हम, 4 सेक्शन पढ़ रहे थे। जो समझे नहीं है इस चीज़ को, इस गेम को, उन्हें लगता है यार बहुत मेहनत है। इस गेम को समझो, तो इस दिमाग को क्या है, इस क्षमता क्या है इसकी, अकूत क्षमता है इसकी। बस एक ही चीज़ है, ये उलझा हुआ है। हम लोगों ने क्या करा ना, इसे उलझा रखा है अजीब अजीब हरकतों में। कोई खरी उलझा हुआ है, हाँ जानू बताओ, जानू में उलझा हुआ है, पूरी रात जानू के चक्कर में गुजारती उनने। लौंडी अपने उसमें उलझी हुई है। कब कर रहे हो शादी? बोले मम्मी करा रही है। हम कहाँ कर रहे हैं? लौंडी रो रही है। अबे रो रही है वो, उलझे हुए हैं हम, दिमाग की कमी नहीं, उलझा रखा है। इसको सुलझाओ प्रॉपर, और सुलझा के एक तरफ लगाओ,
तो इसकी क्षमता को समझना शुरू करना। अजीब चीज़ है, दुनिया बदल देगा यार। एक इंसान ने पूरी दुनिया बदल दी। किसी ने सोचा होगा कि कभी हम उड़ेंगे आसमान में? पहली बार किसी ने सोचा होगा, उसने काम करा, दुनिया बदल दी। आज हम लोग 13,500 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, 3 घंटे में, 5 घंटे में कनाडा पहुंच जाओ, 1 दिन में आ जाओ वापस। कभी सोचा होगा एक दिन में कनाडा जैसी दूर से ओवरसीज के ऊपर जाकर आ जाना? पहले किसी ने सोचा होगा, उस पर काम करा होगा, शिद्दत से दुनिया बदल दी एक इंसान। कोई एक ही होगा जिसने दुनिया का मायना बदल दिया। हाँ हाँ, वही समझ में आ रहा है। हाँ, आइडिया तो किसी एक का ही होता है, समझ में आ रहा है। मेहनत करना। कई बार बेटा ऐसा जीवन में ज़रूर आएगा, आज हमारे भी जीवन में आता है, अब नहीं होगा यार, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। वहीं 1 मिनट कहना दिल से, बस 1 मिनट और हो जाए यार, एक सवाल और कर लें, बस एक एरर और लगा लें इंग्लिश का, बस वो वहीं से ज़िंदगी कुछ नहीं है। जहाँ अटकना है ना, वहाँ कुछ सीखना। सही है, जीवन का नाम सीखना है, सीखते चलना है, बस टेंशन नहीं लेना। जहाँ ये संघर्ष खत्म हो जाएगा ना, जीवन अजीब सा लगने लगा। आज तुम्हें कोई काम ना हो, सुबह से उठना शुरू कर दो, कोई काम नहीं है, क्या करोगे? अजीब से जीवन हो जाएगा। कोई टारगेट नहीं है जीवन में। उठ गए, चाय पानी पी ली, अब सोच रहे हैं करना क्या। थोड़ी देर टीवी के पास बैठ लिए, कार्टून देख लिए, सलमान खान को देख लिया, प्यार करते हुए देख लिया, लड़ाई देख ली, फिर बैठ गए, कोई काम ही नहीं है। जीवन खत्म होने लगेगा। अरे टारगेट होना चाहिए। और जब सब कुछ हो जाए ना, जब और भी खतरनाक जीवन लगने लगे कि यार अब जीवन में सच में कुछ नहीं रहा, सुसाइड करने वाली स्थिति आने लगे, कई बार आ जाती है, तो बेटा फिर गरीबों के लिए जीना शुरू कर देना। जीवन उठने लगेगा, मज़ा आने लगेगा। कई ऐसे लोग हैं जो तुम पे है ना, उसके कोसों पार नहीं हो, उनके नाखून के बराबर नहीं है जितना तुम पे है। बहुत कुछ है तुम्हारे पास, पता नहीं हमें है क्या। जिस दिन हाथ की कट जाता है ना, उस दिन पहले पता लगती है हाथ था हमारे पास। जब तक है तब तक एहसास ही नहीं हाथ है हमारे पास। उससे पूछो जिसके पास है ही नहीं, वो सोचता है अगर हाथ होता तो मैं बॉडी बिल्डिंग करके शरीर बना लेता। जिसके पास पैर होते वो क्या कहता, साला पैर होता दुनिया जहान की चीज़ें घूम लेता। हैं तो हमें एहसास नहीं है, हमारे पास हैं। इनको एहसास करना है कि यूं नहीं को यार मेरे पास सब कुछ है, 4 हाथ पैर, इससे बड़ी खूबसूरती कोई नहीं मेरे जीवन के अंदर, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। सही है, मेहनत करना है, टेंशन नहीं लेना। टेंशन का मतलब अपने दिमाग को उलझाना नहीं है। एक जीवन में ऐसी स्थिति आ जाएगी, मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, कि हमें पता होगा हम कर रहे हैं गलत, फिर भी कर रहे हैं। उस स्थिति से बचना, ये मेरे जीवन में बहुत बार आई और शायद अभी भी उसी स्थिति चल रही। जब आप उलझ जाओगे ना किसी चीज़ में, तो आपको ये पता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, स्टिल तुम कर रहे होगे। मतलब मुझे पता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट गलत आएगा, स्टिल मैं कर रहा हूँ। पता है क्यों? फिर वहाँ दिमाग काम नहीं करता, फिर वहाँ भावनाएं काम करती हैं। और भावनाओं में जो इंसान बन गया ना, वो जल्दी नहीं निकलता। दिमाग हर चीज़ से लड़ सकता है, भावनाओं से नहीं लड़ सकता। इस दिमाग से हर एक इक्वेशन को डिकोड कर सकते हो आप। भावनाओं की ऐसी इक्वेशन है जिसको डिकोड नहीं कर सकते ये दिमाग। इसीलिए पहले के लोग ऋषि मुनि कहाँ भेजा करते थे? गुरुकुल भेजा करते थे पढ़ने, कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, किसी भी टाइप का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई ऐसी चीज़ देखने को ही ना मिले जो डिस्ट्रैक्ट करे तुम्हें। मगर आज का खतरनाक समाज है, सब कुछ तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे जेब में मोह माया है। अब तुम्हें उससे अलग भी हटना है, उसको यूज भी करना। अजीब चीज़ हो गई आज का टाइम ही अजीब है। पूरा फ़ोन तुम्हारे हाथ में, एक क्लिक करो कुछ और ही आएगा, एक क्लिक करो कुछ और ही आएगा। इस मोह माया से बचना भी है और इस मोह माया का यूज भी करना है। अब सोच लो तुम्हें कितना ज़्यादा पैशनेट होना पड़ेगा। सही है, चलिए हमारा टॉपिक रह रहा है बेटा नंबर सिस्टम। देखिए बेटा, आज हमारी क्लास थी, मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ बरेली शहर से। दिल्ली से भी क्लासेस चलती हैं हमारी, मगर आज बरेली से लाइव फेस टू फेस क्लासेस है। वो बहुत सारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं फेस टू फेस बरेली से पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया आज यार, हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ था, आज कुछ ओवर ज़्यादा हो गया था। तो ये स्पेशली क्लास जो है मोटिवेशनल क्लास के नाम से होगी, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम की, वो एक नई क्लास होगी। क्लास पढ़ जाएगी, शायद 9th क्लास है, 10th होगी शायद, नहीं 8 हो चुकी, 9th क्लास होगी बेटा। नंबर सिस्टम में 9th क्लास होगी, सारी की सारी सीक्वेंस से क्लास डाली है। मैंने प्रॉमिस करा हुआ है ऐसे गरीब बच्चों से जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, 60% सिलेबस फ्री पढ़ाएंगे। नॉट ओनली फॉर मैथ, ये सारे के सारे होंगे, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ, सारे के सारे 60% फ्री होगा। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 60% सिलेबस ज़रूरी होता है।
रैंक में आने के लिए 100% जरूरी होता है। तो अब हम अगली नई वीडियो शूट करेंगे, वहाँ पे आपको ये नंबर सिस्टम मिलेगा। चलो बेटा बंद कर दे।